मॉर्निंग बच्चों, कल मैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता रही थी, जिसमें पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, अंडाशय एवं वृषण, ये सब शामिल हैं इसमें। ठीक है, हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है उसको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? मस्तिष्क के पीछे निचले भाग में। ठीक है, मस्तिष्क के निचले भाग में होता है और इसका आकार जो होता है मटर के दाने की इतना बड़ा होता है। इसी के द्वारा अनेक हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, इस ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, इस ग्रंथि से निकलने वाले सारे हार्मोन जो होते हैं अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं। उत्तेजित मतलब जो पीयूष ग्रंथि है, इससे जो हार्मोन निकलेंगे वो अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं, प्रेरित करते हैं, जिससे उनसे विशिष्ट हार्मोन स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से। मतलब कहने का तात्पर्य है, ये जो पीयूष ग्रंथि है, पैराथायराइड, थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, अंडाशय, वृषण, सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं इनके द्वारा निकलने वाले हार्मोन को निकलने के लिए। ठीक है, तो इसी के कारण पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अच्छे से लिख लीजिएगा। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं, फलस्वरूप उनसे विशिष्ट हार्मोन स्रावित होते हैं, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो होता है वृद्धि हार्मोन ये करता है, स्रावित करता है, जो कि शरीर की लंबाई में वृद्धि पर नियंत्रण करता है। जिसके शरीर में पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन ज़्यादा निकलता है उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ती है, और जो बौने होते हैं उनमें जो वृद्धि हार्मोन होता है वो कम स्रावित होता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? बौने हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो होता है, थायराइड ग्रंथि जानने से पहले घेंगा रोग के बारे में जान लो। घेंगा रोग जो होता है गले में सूजन जैसा होता है, और वो सूजन किस लिए होता है? वो थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण होता है। हमारे गले के पास थायराइड ग्रंथि पाए जा रहे हैं, देखो यहाँ पे, है ना। जो कभी कभी थायराइड ग्रंथि असामान्य रूप से बड़ा हो जाता है, जिसके कारण एक रोग उत्पन्न होता है जिसे घेंगा रोग कहते हैं। और थायराइड ग्रंथि जो होता है इसी के कारण जो हार्मोन निकलता है यह शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, इस ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर थायराइड ग्रंथि को अच्छे से काम करना है तो शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि का आकार गले में बढ़ जाता है, जिससे घेंघा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय कहाँ पढ़े हैं अग्नाशय को? पाचक, जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे वहाँ पे अग्नाशय है। ठीक है, इस ग्रंथि का एक हिस्सा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, और इसमें बना हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अग्नाशय द्वारा जो हार्मोन निकलता है वह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर में अग्नाशय ग्रंथि ठीक से काम नहीं करेगा तो या तो हम हाई बीपी या लो बीपी नहीं, हाई शुगर या लो शुगर के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, जब 10वीं में जाओगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि अग्नाशय जो है इंसुलिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। अगर इंसुलिन ज़्यादा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा बन जाता है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा कम हो जाती है, शर्करा की मात्रा, जिससे हम लो शुगर के शिकार हो जाते हैं। और इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमको शुगर की शिकायत हो जाती है, हाई शुगर की शिकायत हो जाती है। इसको आप लोग आगे पढ़ोगे, मैं बस आपको जानकारी दे रही थी। ठीक है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है। देखो यहाँ पे लिखा है, इस हार्मोन की कमी से मधुमेह की बीमारी हो जाती है। अग्नाशय से जो ग्रंथि होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय में पाई जाती है, वो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो शरीर में मधुमेह या डायबिटीज़ या शुगर जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? अब है अगला
वृषण और अंडाशय। ठीक है, इसमें बने हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे लड़कों में वृषण में बने हार्मोन द्वारा दाढ़ी मूंछों तथा शरीर पर बालों का उगना, आवाज़ का भारी होना, पेशियों का विकास, और लड़कियों में अंडाशय से बने हार्मोन नारी सुलभ लक्षणों का विकास करते हैं। मतलब वृषण जो कि लड़कों में पाया जाता है, उसके द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसमें मतलब दाढ़ी मूंछ का विकास होता है। ये सब क्या होता है, मतलब इस हार्मोन के कारण होता है। अब है पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, जंतुओं की तरह पौधों भी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, फिर भी पौधे प्रकाश, जल, स्पर्श, गुरुत्वाकर्षण आदि के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इसको तो पढ़ चुके हैं आप लोग 6वीं में, है ना। जब एक गमले को अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो खिड़की की तरफ मुड़ जाता है ना, जान रहे हो ना। जब हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, उसका जो पत्ती होती है वो सिकुड़ जाता है। ये सब क्या है, पौधों की संवेदनशीलता को व्यक्त करता है। ठीक है, पौधों में भी हार्मोन होते हैं। देखो, जंतुओं पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन मुख्य रूप से वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, अतः ये वृद्धि नियंत्रक कहलाते हैं। पौधों के कुछ हार्मोन दिए गए हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिलिक एसिड। ऑक्सिन के कार्य हैं पौधों की वृद्धि को प्रेरित करता है। जिबरेलिन के कार्य है पुष्प की खिलने को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन का कार्य है पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। मतलब पौधे की जो क्या बोलना चाहिए, कोशिका जो होती है वो विभाजन जल्दी जल्दी करती है। एब्सिसिक एसिड जो होती है पौधों में जब वृद्धि पूर्ण हो जाती है तब वृद्धि को रोकने का कार्य करती है। देखो, पौधे तो बढ़ते रहते हैं हमेशा ऐसे, अगर उनमें एब्सिसिक एसिड नहीं होता तो वो हमेशा बढ़ते रहते, है ना। लेकिन एक स्थान पे आके पौधों का बढ़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, होता है ना, ये और लंबा नहीं हो पाता। तो उसके लिए एब्सिसिक एसिड नाम का जो हार्मोन होता है वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, समझ में आया। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगला सजीवों में गति और प्रचलन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ये सजीव वाला जितना हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, कल पढ़ाई थी, उसको देख लेना। हार्मोन किसे कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित जो भी पदार्थ होते हैं उसे हार्मोन कहते हैं। 2 पादप हार्मोन के नाम और कार्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। ठीक है, सजीवों में समन्वय और नियंत्रण का कार्य 2 प्रकार से होता है, ये तो जान रहे हो, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब है अभ्यास के प्रश्न। निम्न में कौन कौन सी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। गर्म वस्तु से हाथ छू जाने पर हाथ का तुरंत हट जाना, वस्तु को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये तो नहीं है। सोच समझकर कार्य करना, ये भी नहीं। अचानक हुए धमाके की आवाज़ से चौंक जाना, ये है। ठंड में ठिठुरना, ये तीनों क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन किसके द्वारा होता है, मेरु रज्जु के द्वारा होता है। मस्तिष्क तक सूचना ले जाने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं, संवेदी तंत्रिका कहते हैं ना। क्या कहते हैं, संवेदी तंत्रिका, कल पढ़ाई थी। स्पर्श का अनुभव त्वचा के द्वारा होता है ना। खालिस्तान हार्मोन के कारण हम लंबाई में बढ़ते हैं, किसके कारण, ये दिया है ना, पीयूष ग्रंथि में हम लोग पढ़े हैं, वृद्धि हार्मोन, है ना। वृद्धि हार्मोन के कारण हम लंबाई में बढ़ते हैं। रक्त की में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा होता है। खालिस्तान हार्मोन पौधों में पुष्प खिलने का प्रेरित करता है, क्या है, जिबरेलिन। ठीक है, उचित संबंध वृषण एवं, ये पहला है अग्नाशय, ये दूसरा पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, जिबरेलिन पादप हार्मोन। ठीक है, सजीवों में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है, किनके द्वारा होता है, पढ़ चुके हैं। प्रेरक तंत्रिका का कार्य मस्तिष्क के आदेश को लाकर अंगों तक ले आना। ठीक है, संवेदी अंग किसे कहते हैं, जिसमें हम कौन कौन से अंग संवेदी अंग है उसको लिख लेना। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि क्यों कहा जाता है,
क्योंकि इसके लिए कोई विशेष नलिका नहीं होती है और यह रक्त के द्वारा सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। पादप हार्मोन के कार्य लिखने, सबको कार्य को लिखना है। ठीक है, इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है। हम अगला पढ़ेंगे सजीवों में गति एवं प्रचलन। ठीक है।